मध्य प्रदेश में आज सरकार रोजगार दिवस मना रही है और इस दिवस को मनाने का मकसद साफ है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले। सरकार की मंशा है कि आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और इसे देश भर में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, मगर मध्य प्रदेश में इसे स्वरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन सरकार ने राज्य के सभी जिलों में रोजगार मेला लगाकर बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने का दावा किया। वहीं सीएम का कहना है कि इस मेले में तकरीबन 3 लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बैंकों से लोन दिलाकर रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनावी बेला से लेकर अब तक लाखों लोगों को रोजगार देने के सरकार के दावे में हकीकत तो बेरोजगारों की संख्या में लगातार क्यों हो रहा है इजाफा। चर्चा ऐसे मुद्दे को लेकर उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक तरफ चयनित शिक्षक और बेरोजगार लगातार अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के बीच रोजगार दिवस मनाया। सरकार का दावा है कि इस आयोजन के जरिए प्रदेश के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि विभिन्न योजनाओं के द्वारा करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार दिए जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्चुअल संवाद भी किया। वहीं दूसरी सर्दी के मौसम में कोहरे और धुंध में राजनीति गर्माहट नजर आई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाए जा रहे रोजगार दिवस का विरोध करते हुए कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस मनाया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 1,60,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें से वर्तमान में महज 23,000 अतिथि शिक्षक ही कार्यरत हैं। बाकी सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हाल ही में सरकार ने दतिया में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 150 से 200 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं सहकारिता विभाग में संविदा कनिष्ठ विक्रेता के पद के लिए 3,629 पदों में से 1,803 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई और 1,826 को नियुक्ति नहीं मिली। इसके अलावा पटवारी परीक्षा के तकरीबन 1100 अभ्यर्थी परेशान। बहरहाल सरकार के दावों को सही माने तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है, तो फिर बेरोजगारों की संख्या कम क्यों नहीं हुई? और अगर रोजगार के साधन बढ़े हैं तो फिर लोग काम के लिए भटक क्यों रहे? सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले अवधेश जी, आप ही से सवाल कि प्रदेश में रोजगार मेला लगाया जाता है एक दिन के लिए, रोजगार कितना मिलता है कितना नहीं मिलता बात अलग है, पर ये रोजगार मेला सिर्फ एक ही दिन क्यों? युवा इतने हैं, बेरोजगार इतने हैं, तो ये मेला रोज क्यों नहीं? या ये मेला उन लोगों तक जब तक रोजगार नहीं मिल जाए तब तक क्यों नहीं? अवधेश जी, अवधेश जी आपसे ही सवाल किया है। जी 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 अभी आपने ही आंकड़े दिखाए कि सरकार में कितने पद खाली हैं, कितने सिलेक्टेड लोग हैं और कितने लोगों को रोजगार मिला है। सरकार दावा करती है कि हमने देखिए कई स्कीमें चल रही हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना चल रही है, बैंकों से आप लोन दिलवाने की बात करते हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू बैंकों में कागज जाते हैं, फॉर्म जाते हैं, उनमें कितनों को लोन मिलता है आप ये नहीं देखते हैं। दूसरी बात, अगर लोन लिया है तो वो उद्योग लगा है या नहीं लगा है वो भी आप नहीं देखते। आपने इतने एक्सपो किए, आपने विदेशों से लोगों को आमंत्रित किया, उन्होंने कितने रोजगार यहाँ पर फलित हो पाए, कितने फील्ड में आज वो लगे हुए हैं और कितने लोगों को, लोकल लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। ये आंकड़े सरकार कभी जारी नहीं करती है, ना बताती है, क्योंकि ये नाकामी है। और नाकामी को छिपाने के लिए आप रोजगार मेलों का आयोजन करते हैं, आप कहते हैं हम ये रोजगार दे देंगे। आप किसी भी सरकारी विभाग में देख लें कि दिसंबर 2022 में रिटायर होने वाले लोगों के बाद तो मैं समझता हूं कि दफ्तरों में लोग बचेंगे ही नहीं काम करने वाले। आप हर बार उम्र बढ़ा देते हैं रिटायरमेंट सीमा की, 58 से 60 की, 60 से 62 की, लेकिन नए पदों पर भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। आज अभी पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई, ये भी रोजगार था, तो उसमें कितने लोगों ने आज, अच्छा आप देखें कि 1,000 रुपए कम से कम आप फीस लेते हैं फॉर्म भरने की, और उसके बाद पद होते हैं, अभी तकरीबन 4,000 पद थे पुलिस में आरक्षक के, और उसमें कम से कम 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे।
तो आप उनसे इतनी वसूली कर लेते हैं कि जिन पदों पर आप भर्ती कर रहे हैं उसमें अगर उनको 30 साल की नौकरी में तनख्वाह देंगे, उसके बाद भी सरकार को मूलधन में भी पैसा बच जाता है, उसका ब्याज तो अलग चीज है। आप रोजगार लगवा देते हैं, इंडस्ट्री के नाम पे लोग ले लेते हैं। कितने मेडिकल कॉलेजों के नाम पे संस्थाओं ने लिया, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कई लोगों ने वो जमीनें बेच दी, उद्योगपतियों को बेच दी, और आप उनको रोक नहीं पाए। अगर आप उनका जो प्रोडक्शन होता है उसको लेकर के सरकार का उद्योग विभाग या कोऑपरेटिव विभाग या मार्केटिंग फेडरेशन अगर उसकी मार्केटिंग करता है, तब तो रोजगार अच्छे सक्सेस हो सकते हैं। वरना आपके जितने भी दावे हैं ये सब बेकार हैं, इन दावों में कुछ नहीं रखा है। आप महंगाई दर, प्राइस इंडेक्स हमेशा बढ़ता रहा है, बढ़ रहा है। आज आदमी की आय गिरती जा रही है। कोरोना के कारण जो आपातकाल जैसा लगा था उसमें सभी की आय समाप्त हो चुकी है। आज किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, किसी भी क्षेत्र में लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं तो वो घाटे में हैं। आप हर चीज में टैक्स तो ले लेते हैं। अब दूर की बात देखिए, मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैं, उमेश शर्मा जी बैठे हुए हैं भाजपा से, कि आप दुकानों में जो लोग अपने दुकान का बोर्ड लगाते हैं, नगर निगम उसका भी टैक्स वसूल रहा है 12,000 रुपए। आप बताइए, दुकान से आप उसके नाम का बोर्ड का टैक्स वसूल रहे हैं, तो आप क्या रोजगार देंगे? तो कम से कम जनता के सामने आप वो योजनाएं लाएं जो योजनाएं जनता के बीच में प्रचलित हों और उनको लगे उनका माल जो वो बनाते हैं वो बिके और कुछ जनता को राहत मिले। ठीक है उमेश शर्मा जी, जिस तरीके से भार्गव जी की बात आपने सुनी और हालात है, या अभी मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आप अपनी बात रख लीजिए, क्योंकि फिर मैं आप आंकड़े ही रखेंगे, फिर आंकड़ों पे ही बात करेंगे। सबसे पहले ये रोजगार मेला जो लगाया गया है, हो सकता है कि आप रोजगार देने के कई वादे करें, दावे करें, क्योंकि आप ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं, फिर भी बेरोजगारी दर आपको पता ही है। अभी आंकड़े आप भी बता दीजिए, फिर हम भी थोड़ा सा आंकड़े रखेंगे आपके सामने कि ऐसा क्यों। शर्मा जी। जी, एक तो मैं बहुत विनयशीलता के साथ ये बताना चाहता हूं कि रोजगार का अभिप्राय केवल सरकारी नौकरियों से नहीं होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। रोजगार का अवसर होता है कि व्यक्ति को अपनी जीविकोपार्जन के साधनों की उपलब्धता करवाई जाए और ये सुनिश्चित करा जाए कि वो अपना जीविकोपार्जन सरलतम ढंग से प्राप्त कर पाए और उसके परिवार का भरण पोषण वो आसानी से कर पाए। मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए बहुत कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। अब चूंकि विषय गंभीर है तो इस विषय में मुझे लग रहा है कि आंकड़े प्रस्तुत करना तो हमारे लिए भी आवश्यक है, और जो प्रतिवाद आप करेंगे उसका विनयशीलता से मैं सकारात्मक ढंग से उत्तर देने का प्रयास भी करूंगा। 16 नवंबर 2021 से 12 जनवरी 2020 तक के इन लगभग 2000 ये जो 2 माह लगभग 60 दिन का समय जो लगा है, इसमें 5,26,510 हितग्राहियों को 2054 करोड़ रुपए का ऋण स्वरोजगार के माध्यम से दिया है। और उसको अगर हम श्रेणीकृत करेंगे तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसमें 3,87,055 लाभान्वित हुए हैं, जिनको 2,197 करोड़ रुपए दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंदर 57,125 हितग्राही थे, जिनको 71 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाई गई है। 63 करोड़ की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंदर 63,764 हितग्राहियों को दी गई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 12,156 लोगों को 182 करोड़ रुपए की उपलब्धता करवाई गई है। शहरी आजीवन मिशिका जो होती है उसमें 1602 हितग्राही थे, 20 करोड़ रुपए उनको दिया गया है। शहरी आजीविका मिशन जो होता है समूह ऋण के अंतर्गत, उसमें लगभग 691 हितग्राही ऐसे थे जिनको 10 करोड़ दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो था उसमें 107 करोड़ रुपए 4,177 हितग्राहियों को दी गई। ये तो एक वो आंकड़ा है कि जो आर्थिक सहयोग प्रदान करा गया। इसके अलावा भी आज देखेंगे कि आप इन सब के अलावा भी 22 महीनों में रोजगार मेलों का आयोजन कराए। एक बड़ा मौजूद प्रश्न आपने कहा था कि एक दिन रोजगार मेला लगा देने से क्या होगा, तो मुझे लगता है कि रोजगार के अवसरों की उपलब्धता तो निरंतर होती है। इस प्रकार के मेलों का आयोजन इसलिए करा जाता है कि वातावरण का निर्माण होता है और सामूहिक आधार पर लोग इसके अंदर लाभान्वित होते हैं। और जहां तक आप देखेंगे कि प्रदेश के जितने हमारे संभागीय मुख्यालय हैं उसकी जितनी 10 ITI हैं उनको मॉडल ITI के रूप में विकसित कराए। 22 महीने में मध्य प्रदेश के निवेश के बारे में बात करेंगे तो 648 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करी गई है। 90,000 नए रोजगार के अवसर सृजित करके और उपलब्ध भी करवाए हैं। केवल सृजित करे हैं नहीं है, ये निजी क्षेत्र में करवाए गए हैं, सरकारी आंकड़े नहीं है, पर निजी क्षेत्र में इनको लाभान्वित कराए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो थे उनको बढ़ावा देते हुए 1,891 उद्योगों का शुभारंभ अभी करा जा रहा है और वो निश्चित एक समय अवधि में प्रारंभ हो जाएगा।
इसमें 776 इकाइयां स्थापित भी हो चुकी है, जिनमें 1161 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ और 14,000 से अधिक लोग इसमें भी लाभान्वित हुए। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखेंगे तो 283 कंपनियों के द्वारा प्रदेश में 7,600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार दिए। रोजगार सेतु पोर्टल का निर्माण करा, जिसमें 45,000 कुशल श्रमिकों को अलग अलग संस्था और कंपनियों ने अवसर प्रदान करे हैं। प्रधानमंत्री, मैंने रिपीट कर दिया, उसको बताऊंगा नहीं तो मुझे लग रहा है कि नई भर्तियों का, जहां तक अभी आदरणीय प्रश्न कर रहे थे, तो चाहे आयुष चिकित्सा अधिकारी हो, संविदा लैब टेक्नीशियन हो, हमारे संविदा STLS हो, या संविदा महिला पोषक शिक्षिका हो, या विकास खंड लेखा प्रबंधक हो, संविदा दंत चिकित्सक हो, संविदा में स्टाफ नर्स है, NM को संविदा में दिया, विकास खंड कार्यक्रम प्रबंधकों को नियुक्ति हुई है, मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षाओं के अंदर भर्ती की प्रक्रिया चालू करी है। और जहां पर अभी भर्ती की प्रक्रिया चल रही, चाहे जेल प्रहरी हो, अभियंत्री हो, पैरामेडिकल नर्सिंग हो, पुलिस आरक्षक भर्ती हो, NMH की भर्ती हो, तो मुझे लग रहा है कि सरकार बहुत ही ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ इस बात का प्रयास कर रही है कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए, रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और मुझे लग रहा है कि इस दिशा में सरकार बहुत सदैव कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। आज के भी अगर हम रोजगार मेलों की बात करेंगे तो 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। आज हमारे हर एक जिले में जिले के प्रभारी मंत्री गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसके अंदर भाग लिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार बहुत ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस बात को लेकर संकल्पित है कि मध्य प्रदेश के अंदर रोजगारों के साधनों को विकसित किया जाना चाहिए, रोजगार की उपलब्धता कराई जानी चाहिए। अब भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष के बड़े राज्यों में शुमार है। तो निश्चित रूप से सरकार बहुत सदैव कदमों के साथ और निश्चित परिणाम प्राप्त करने की दिशा में रोजगार की उपलब्धता करवा रही है। राजावत जी, जिस तरह से आंकड़े आपने सुने शर्मा जी के, एकदम उन्होंने बताए, अब जाके सांस ली है, तो बड़ा आंकड़े उन्होंने रखे, तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश में तो शायद कोई बेरोजगार बचा नहीं होगा जिस हिसाब से उन्होंने आंकड़े बताए, लेकिन हो सकता है और राज्यों के भी हो सकता है यहाँ पे जॉब मिल जाए उन लोगों को या रोजगार मिल जाए। दीपक जी 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, बड़े जुमलों के साथ आई थी। उन्होंने बोला स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। बना क्या? उसके बाद बोला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। जब सेकेंड टेन्योर में आए, बना? नहीं बना। उसके बाद बोले कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो तीनों जुमले साबित हुए। अब जैसे हमारे आदरणीय उमेश जी बात कर रहे हैं, जो आंकड़े बताए हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ इनको आंकड़ों में तो माहिर है, मतलब गुरु घंटा है। आंकड़ों में जनता को फंसाना और जनता को भ्रमित करना इनको बखूबी आता है। अपने पास आंकड़े नहीं है? मतलब नहीं, आंकड़े हैं मेरे पास, ये आंकड़े लेके आया हूं मैं। लेके आया हूं मैं, तो इनके आंकड़े इन्हीं को बता रहा हूं। चलिए, क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में बैकलॉग के पद क्यों नहीं भरे गए? क्या कारण है कि आदिवासी बच्चे, क्या कारण है कि जो आदिवासी जन कल्याण विभाग है उसकी 4,000 जो उनके विद्यालय थे और उनके जो हॉस्टल थे वो बंद कर दिए गए? क्या कारण है कि 5,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी और विद्यालय बंद हो गए, उनके शिक्षक बेरोजगार हो गए? और क्या कारण है कि अतिथि विद्वान आके भोपाल का घेराव करते हैं? अगर आपने इतने सारे रोजगार दे दिए हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं घर से बाहर निकलते, क्यों नहीं बात करते उनसे? मुख्यमंत्री घर में छुप जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को सिर्फ नारियल फोड़ने से फुर्सत है। अरे आप रोजगार की बात करते हैं और आप जो बात कर रहे हैं कि हमने इतना लोन दिया है, तो मैं आपको बता दूं, ये अनुदान दिया है आपने, ये आपने अनुदान दिया है, ये उनको आपने रोजगार नहीं दिया। ये आपने उनको पकौड़े तलने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए। छोटे छोटे जो समूह हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनको 10-10 हजार रुपए या 20 हजार रुपए की सहायता की है। ये किसी भी रोजगार में नहीं आता है। और क्या कारण है कि 2003 के बाद जितने रोजगार कार्यालय जो दफ्तर थे, जहां पर रजिस्ट्रेशन होता था, वो बंद हो गए। चाहिए उसके आंकड़े बताइए आप, उसके आंकड़े कहां हैं आपके पास? आज आपके पास आंकड़े हैं क्या? और बैकलॉग के पद, आप जो बच्चे 40 साल में पहुंच चुके हैं और आपने जाके फिर है ना संविदा नियुक्तियां कर दी जो रिटायर होने वाले हैं। क्या कारण है कि आप एक पूरी नौजवान पीढ़ी को, पूरी पीढ़ी को निकलते जा रहे हैं? क्या कारण है? और जब आप बात करते हैं कि हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो आप उनके बारे में बहुत अफवाहें उड़ाते थे कि ये मिस्टर बंटाधार है, मिस्टर वो है। अरे माननीय दिग्विजय सिंह जी जब आपको छोड़ के गए थे तो मात्र 27,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे। आज आपने 3 लाख करोड़ पे पहुंच चुके हैं। और वो रुपया कहां गया? हमारे मामा को अपनी तस्वीर चमकाने में तो बहुत मजा आता है। 5,000 अभी की ऑडिट रिपोर्ट है, ये 5,000 करोड़ रुपया वो सिर्फ विज्ञापन पे खर्च कर चुके हैं। ठीक है, मेला आयोजन प्रायोजन इसमें माहिर है। अरे आप कभी युवाओं की बात करिए। अभी आदिवासी बच्ची आई थी, एक बच्ची का तो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि हम आपसे मिलने आए हैं, धूप में आए हैं, अपना पैसा खर्च करके आए हैं, हमको कलेक्टर बनना था।
आपने उसका जवाब नहीं दिया, उन बच्चियों से मिलने नहीं गए। जब बच्चे, आप देखिए नेमावार से बच्चे आते हैं, सॉरी अपना झाबुआ और अलीराजपुर से, तो आप उन पर किस प्रकार से लाठीचार्ज करते हैं और आप आंकड़े दिखा रहे हैं। आंकड़े ये हैं, आप आंकड़े देखना चाहेंगे? बताइए तो। ये देखिए आप, ये पढ़िए, ये आंकड़े हैं, ये इसको जूम करके पढ़ाइए इनको आंकड़े। ये उमेश जी जो भ्रम फैलाते हैं संघ में, 22,102 बेरोजगारों को चाहिए नौकरी, डिप्लोमा धारी और इंजीनियर भी कतार में। और देखिए आप, ये 2021 का है कि इसमें कितने आवेदन हुए। ट्रेड लॉकडाउन खुलने के बाद बढ़ रहे रजिस्ट्रेशन, उसमें ओबीसी 8141, 8886 सामान्य कैटेगरी और SC ST 4374 और 721 ST कैटेगरी के ये आवेदन आपके पास आए हैं। इनको रोजगार दिया आपने? दिया रोजगार? और आप आंकड़े की बात कर रहे हैं। अब आप आइए, ये देखिएगा, ये पूरे आंकड़े हैं। इतने शिक्षित बेरोजगारों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 12वीं पास, 10वीं पास, बीकॉम, BSc, BE, B.Ed, डिप्लोमा, ये पूरे आंकड़े मेरे पास, ये आंकड़े, ये देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा और आप कहेंगे तो मैं आपको इसको भिजवा भी दूंगा। आंकड़ों में फंसाना तो भारतीय जनता पार्टी को आता है। अभी ग्वालियर में एक भर्ती हुई थी, ये उसकी कटिंग है और ये मेरी नहीं है, ये समाचार पत्र की है। उसमें क्या लिखा है? बस चौकीदारी जैसे पदों के लिए कतार में लगे पोस्ट ग्रेजुएट, 1.5 लाख लोग पहुंचे मात्र 10-12 भर्ती के लिए। ये तो आपका सुशासन है और आप बात करते हैं। अगर ऐसी बात है, मध्य प्रदेश तो इस समय बहुत विकसित होना चाहिए था। IT के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जब आपने इतने सारे रोजगार, इतनी सारी नौकरियां दे दी, तो क्या कारण है कि भोपाल में आए दिन ट्रेनें भर भर के आ रही हैं, बसें भर भर के आ रही हैं? आप ओबीसी को मार के भगा रहे हैं, आप ओबीसी का हक नहीं दे रहे हैं, इधर आप शिक्षकों को हक नहीं दे रहे हैं। आप बताइए जूनियर डॉक्टर्स वो हड़ताल पे जा रहे हैं, आप उनकी आप सुध नहीं ले रहे हैं। आप कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं, कैबिनेट मीटिंग में बुला के उनको सेटिस्फाई कर देते हैं कि नहीं आपका जो है स्टाइफंड वो हम बढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार के बराबर कर देंगे। और जैसे ही आप कोरोना काल में उनसे पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये तो सिर्फ एक जुमला था और इस पे है ना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और आप ये आंकड़ों की बात करते हैं। जी उमेश शर्मा जी, अब उनके सवालों का जवाब देखिए, उन्होंने जो बात रखी है, हो सकता है कि आंकड़ों में आप आंकड़े यहाँ दिखा दें, पर आंकड़े जमीनी हकीकत पर कितना है वो तो युवा जानते हैं और बेरोजगार जानते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे रखी कुछ बातें, ग्वालियर में 15 पद निकाले गए थे जिसमें से 11,000 लोग पहुंचे, हालांकि उनका आंकड़ा थोड़ा सा अलग था, लेकिन उनमें MBBS वाले सब इंजीनियर और डॉक्टर इस तरह की डिग्री वाले थे सब। और जो बेरोजगार पंजीकरण, उसमें आपके करीब 32 लाख के समथिंग, अगर आंकड़ा ये सही है, उसमें पंजीकृत हैं। तो ऐसा तो है नहीं जिसके पास रोजगार उसने पंजीकरण करा दिया। आपने जो वेंडर, स्ट्रीट वेंडर योजना में जो लोग 99,000 के तकरीबन तय किए थे, उसमें से 99 तो शिक्षित थे और ग्रेजुएट लोग थे। तो अगर इस तरह के अगर आंकड़े सामने आते रहे हैं, स्कूल आपके शिक्षा विभाग में 36,000 के तकरीबन पद खाली है, स्वास्थ्य विभाग में 8,000 पद खाली है, ऐसे गृह विभाग में 8,000 के तकरीबन पद खाली है, अगर ऐसा कुछ है तो ये आंकड़े किस काम के? अच्छा बताइए, आप अपने तक रखिए ये आंकड़े, टीवी स्क्रीन पर जब जरूरत पड़े तब दिखा दीजिए आंकड़े, या फिर किसी न्यूज पत्र में छाप दीजिए कि हाँ ये देखो आंकड़े हमने काम किया। लेकिन जब बेरोजगारों को मिला ही नहीं काम या उन तक रोजगार पहुंचा ही नहीं, तो फिर किस मतलब के आंकड़े? नहीं, एक तो मैं आपकी बात का बहुत विनयशीलता से उत्तर देता हूं। जी 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 उमेश, कि आंकड़े जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर हमने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं तो इसका मतलब है कि जो आंकड़े सरकार ने जारी करे गए हैं, सरकार अगर कोई दस्तावेज जारी करती है तो प्रमाण पूर्वक जारी करती है। तो इसका आशय तो यह है कि जो हमने वो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उन आंकड़ों पर तो 100% भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया। एक बात तो ये, दिग्विजय सिंह जी का अभी सिद्धार्थ भाई उल्लेख कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल तो अब नई पीढ़ी को तो याद नहीं होगा, पर हमारी पीढ़ी को तो बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि हमने तो बहुत लाठियां। दिग्विजय सिंह जी भी नहीं आइए, आंकड़े पे आइए, ना पानी थी कि वो आज उमेश जी आंकड़े पे आइए, दिग्विजय सिंह जी भी मत आइए। नहीं, आज का विषय आपने बात की, दिग्विजय सिंह जी के लिए आप उमंग सिंगार आपने याद करा था उस महान आत्मा को, हम तो नाम भी लेना नहीं चाहते। अच्छा जी, जब आप कह रहे थे मैं कितना धैर्य पूर्वक सुन रहा था सर। आपको अगर कहीं इंटरप्ट करना है आप उंगली उठाइए, एंकर आपको समय प्रदान करेंगे। मैंने तो उस महान आत्मा का नाम नहीं लिया था, उस महान आत्मा का गुणगान आपने करा था, जो 45,000 करोड़ का नरोत्तम मिश्रा जी देकर गई थी। नरोत्तम मिश्रा जी के अंदर मध्य प्रदेश की गणना सारंग जी मध्य प्रदेश ने और रामेश्वर पटेल जी नाम लेकर उनकी माला जपते हैं। जब केंद्र में आपकी सरकार हुआ करती थी, कोरोना के भयावह संकट के 2-3 साल जो गुजरे हैं, उसके बाद भी मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को चरमराने नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश का जो अंतिम व्यक्ति है, अंत्योदय के भावना से निःशुल्क अनाज तक उपलब्ध कराया गया। पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों तक ये अन्न पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश में भी ये आंकड़ा 5 करोड़ के लगभग है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो, आपकी तो जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो श्रीमान जी आपने ही कहा था कि बैंड बजाने की प्रैक्टिस दी जाएगी, ढोल चराने की प्रैक्टिस दी जाएगी।
तो ये ढोल चढ़ाना और बैंड बजाना तो आपको लगता है कि रोजगार की श्रेणी में आता है, और अगर कोई पकौड़े तलने की बात कर देता है तो आपको लगता है कि बहुत एक काम है। हमारे इंदौर के MIG चौराहे पर एक पकौड़े बेचने वाला, उसकी रोज की आवक 35,000 रुपए है। तो मुझे लगता है कि समाज की ये जो मानसिकता बन गई है कि नौकरी का मतलब होता है अफसर बनना, नौकरी का मतलब होता है बाबू बनना, इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। हमारे परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए सरलतम ढंग से हमको इस प्रकार का आर्थिक स्रोत प्राप्त हो जाए कि जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण और जीविकोपार्जन ठीक ढंग से कर पाए। और मुख्यमंत्री ने अभी मुख्यमंत्री उद्यम योजना चालू करी है, 25 लाख दिया जा रहा है, 50 लाख दिया जा रहा है, 1 करोड़ दिया जा रहा है। अब हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय जी कह रहे थे, वो थोड़ा सा मुझे उनकी बात से सहमति भी लगती है कि कई लोग लेकर उस ऋण का दुरुपयोग करते हैं। तो अभी सरकार का पर तो उसका उत्तरदायित्व नहीं होता है, सरकार मॉनिटरिंग करती है कि अवसर की उपलब्धता कराई जाती है। और मुझे लगता है कि समाज की सहभागिता और सरकार की प्रतिबद्धता, ये दोनों मिलकर रोजगार के अवसरों का सृजन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी ओवरड्राफ्ट माननीय सिद्धार्थ भाई बता रहे थे, तो कोई भी सरकार जो होती है वो लाभ का धंधा करने के लिए नहीं बैठी होती है, उसका अंततः लक्ष्य होता है कि लोक कल्याण के काम करे। और मुख्यमंत्री जी ने जितने लोक कल्याण के काम करे, अभी आदिवासी बच्चों की चिंता कर रहे थे, तो ये पहले मुख्यमंत्री है कि जिन्होंने संभाग मुख्यालयों पर पढ़ने आने वाले आदिवासियों के लिए छात्रावास की फीस तक दी है, और वो अलग से कमरा लेकर रह रहे, तो 25,000 रुपए का स्टाइपेंड उनको दिया जाता है। ये पहली सरकार थी जिसने आदिवासी के बच्चे जो टेक्निकल एजुकेशन में या मेडिकल में या इंजीनियरिंग में आगे पढ़ना चाहते हैं तो 40-40 लाख रुपए तक दिए गए हैं। आपको जानकर संभवतः प्रसन्नता होगी कि 556 छात्र तो ऐसे हैं कि जिनको इस समय विदेश में पढ़ाया जा रहा है, और मध्य प्रदेश की सरकार उन आदिवासी वर्ग के 556 बच्चों को विदेशों में पढ़वा रही है। तो समाज के हर एक वर्ग के लिए जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा है, जिसके पास अवसरों की उपलब्धता नहीं है, उनको अवसरों की उपलब्धता कराने के लिए, उनको समाज में बराबरी का स्थान देने के लिए, उनके रोजगार की चिंता करने के लिए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और चौतरफा मोर्चे पर काम कर रही है। जहां ऋण की आवश्यकता है स्वयं रोजगार लगाने के लिए, वहां ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां उस ऋण के अंदर ब्याज की सब्सिडी चाहिए, वहां ब्याज की सब्सिडी प्रदान करी जा रही है। जहां पर ऐसा लगता है कि छोटे और मध्यम या मझोले लघु उद्योग डालने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ तक चाहिए, तो वो भी उपलब्धता कराई जा रही है। और इसमें गारंटी सरकार दे रही है। बैंकों को सरकार इस बात का वचन देती है कि अगर समय पर ये ऋण का भुगतान नहीं हुआ तो सरकार इस ऋण का भुगतान करेगी। तो इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के अंदर दिव्यांग भाई हैं या बुजुर्ग हैं या हमारी बच्चियां हैं जिनके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह होते, बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो लोक कल्याणकारी काम है। तो लोक कल्याणकारी कामों पर भी सरकार किसानों के क्षेत्र में कमलनाथ जी सरकार आई थी तो पैसा नहीं भरता। ये आकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा हम फसल बीमा योजना का पहले पैसा भरेंगे। जी जी आप बोलिए, दूसरों को भी सुन लीजिए, ईमानदार संकल्प है और जिस संकल्पित और प्रतिबद्ध भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उस पर उंगली खड़ा करना तो मुझे अगर उमेश जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो निवेदन है कि समय कम है, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए, निवेदन है। जी राजा भाई। दीपक जी, जिला रोजगार कार्यालय खुद आउटसोर्सिंग पर है, शायद हमारे प्रिय आदरणीय उमेश जी को नहीं मालूम है। और 2003 से लेकर आज तक मात्र 0.7 युवाओं को अभी तक उनको कॉल किया है, मतलब उनके कॉल लेटर आए 0.7। और अभी तक श्रम मंत्री ने खुद इसकी सच्चाई को स्वीकारा है और ये बोल रही है, आंकड़े बता रहे हैं, जब इनकी आउटसोर्सिंग पे खुद ही अपना जिला रोजगार कार्यालय खुद आउटसोर्सिंग पे है और 0.7 लोगों से इन्होंने रोजगार के लिए बुलाया है, तो इन्होंने इतने सारे आंकड़े कहां से पेश कर दिए कि इन्होंने इतनी सारी नौकरियां मध्य प्रदेश में दे दी जो खुद आउटसोर्सिंग पे है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और जो बैकलॉग के पद हैं उसकी आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है भार्गव जी, समय कम है चूंकि जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े गिनाए या फिर ये कहा कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी या बाबू बनना नहीं होता, सरकार की अगर रोजगार दे रही है तो वो रेडियो माध्यम है, ऐसे क्या वाकई इतना इजी है जिस समय जो वो बता रहे हैं और आंकड़े बनाए ऐसे ये रोजगार वो रोजगार 10 लाख ले जाओ, 15 लाख ले जाओ, अपना कोई धंधा डालो या फिर रोजगार लगाओ, क्या वाकई इतना आसान है? या मैं कह रहा हूँ कि 50% युवाओं को पता भी नहीं होगा कि कितने लोन सरकार दे रही है। ये जागरूकता नहीं, अगर आप दे भी रहे हैं तो उस देने का क्या मतलब जब आपने उसके रूल्स रेगुलेशन इतना टफ कर रखे हैं या फिर उसकी जानकारी नहीं पहुंचा
रहे हैं, तो ऐसे रोजगार सेक्टर क्या फायदा? देखिए, सरकार को सबसे पहले तो जो 15 सालों में 16 सालों में जितने MOU हुए हैं वो कितने मैदान में उतरे उसके आंकड़े पेश करना चाहिए था। कितने लोगों ने रोजगार दिया वो आंकड़े पेश करना था, वो छुपा जाते हैं। और उन MOU करवाने के चक्कर में जो मेले लगाए गए थे उसमें कितना खर्च हुआ वो आंकड़े पेश करना चाहिए था। आपने 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए कोरोना काल के मुआवजे के तौर पे बांट दिए, बैंक से दिला दिए, उनको कर्जदार बना दिया। और उनके घरों का बिजली बिल कोरोना काल में जो आपने फ्रीज कर दिया था, आज एक एक घर का 20,000 से कम बिल नहीं है, आपने उनको कर्जदार बना दिया, आपने उनको रोजगार नहीं दिया, उनकी मदद नहीं की आपने, वो आंकड़े आपके पास नहीं है। अभी हाईकोर्ट ने जो नियुक्तियां निकाली थी उसमें, जैसा कि अभी राजावत जी बोल रहे थे कि उसमें पोस्ट ग्रेजुएट लोग गए थे और उसमें नौकरियां किसको मिली, जरा ये जांच करवा लीजिए। जो जान पहचान के लोग थे, जजों के या वकीलों के, उन्हीं को नौकरी मिली, यानी वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को नहीं मिली। चपरासी के पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लोग गए थे। ठीक है, आज उमेश जी खुद गिरेबान में झांक लें, ये देख लें, आप कह रहे हैं और राजावत जी अभी बोल रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया विज्ञापन में बांट दिए। वो विज्ञापन किसको दिए गए? वो भी ठेकेदारों को दिए गए। आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से एम्प्लॉइज ले रहे हैं, वो उनका एम्प्लॉइज का भी शोषण करते हैं और सरकार का भी शोषण करते हैं। आपने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाया है, आपने किसी युवा को रोजगार नहीं दिया है, तो कम से कम ऐसी योजनाएं लाएं जिससे युवाओं को राहत मिले। उमेश जी जरा यथार्थ में आइए, ठीक है, सरकारी आंकड़ों के फेर में मत रहिए। समय का अभाव है इसलिए माफी चाहूंगा। उमेश शर्मा जी, सिद्धार्थ राजावत जी और भार्गव जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा रोजगार दिवस मनाए जाने से क्या वाकई प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया हो पाया? क्योंकि कागजों में तो CMI के आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में नंबर में बेरोजगारी जो दर है वो 1.7% है, जो दूसरे राज्यों से बेहद कम है। लेकिन NCB का जो आंकड़ा बताता है वो बताता है पिछले साल मध्य प्रदेश की वजह जो बेरोजगारी की वजह रही वो 95 लोगों ने इसकी वजह से खुदकुशी भी की। तो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सरकार के आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।